नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस क्लास में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में लेकर मैं आपके लिए आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के साथ साथ अन्य राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 3 धारा विद्युत से विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन को परिभाषित करते हुए इनमें संबंध स्थापित करना। तो विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं इसके बारे में वीडियो को, तो मैं एक चीज आपसे निवेदन के साथ कहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में दिखाए जाने टॉपिक के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और चाहे तो अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा भी लगता है तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट के साथ आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं हम विद्युत धारा की परिभाषा से। तो इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चालक है और इस चालक के सिरों के मध्य यदि हम किसी बैटरी से या सेल से को जोड़ते हैं तो इस चालक में टी समय में आवेश की क्यू मात्रा प्रवाहित होती है। हमसे ध्यान रखेंगे, आवेश को स्मॉल क्यू से हम प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चालक की परिच्छेद से टी समय में जो आवेश की जो क्यू मात्रा प्रवाहित होती है वही वास्तव में चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो वास्तव में हम इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दो तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहली तो ये है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और इस विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम इसको सूत्र में लिखना चाहें तो मान लीजिए कि किसी चालक के परिच्छेद से यदि हम इसको सूत्र में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि माना कि किसी चालक के, आप इसके नोट्स में लिख सकते हैं, माना कि किसी चालक के परिच्छेद से टी समय में आवेश की क्यू मात्रा प्रवाहित होती है, तो चालक में प्रवाहित धारा सूत्र के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सूत्र के रूप में इसको हम लिख सकते हैं कि I बराबर Q अपॉन T। ये I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अर्थात यदि इसको हम शब्दों में कहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात शब्दों में इसको लिखें तो लिख सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो ये विद्युत धारा की परिभाषा हो जाती है। और इसी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर होता है। तो यदि इस सूत्र के आधार पर यदि हम विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, मतलब एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक, एसआई पद्धति में विद्युत
धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये विद्युत धारा का मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर होता है, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है इस तरह से। तो आप यहाँ पर हमने तो यहाँ आपको बता दिया कि वास्तव में कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, लेकिन वास्तव में एक एम्पियर की परिभाषा हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे, वो परिभाषा भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा, आप उसको स्क्रीन से ही नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हमको एक एम्पियर डिफाइन करना है तो एक एम्पियर क्या होता है उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए एक एम्पियर को यदि हमको डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं एक एम्पियर की। तो उस सूत्र से मतलब देखिए अतः एक एम्पियर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं उस सूत्र के आधार पर, क्योंकि धारा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो अगर आपको एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करना हो तो आपको एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए और समय का मात्रक ज्ञात होती है। तो हम जानते हैं कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड होता है तो इसको लिखेंगे 1 सेकेंड। अर्थात यहाँ पर हम अब एक एम्पीयर की परिभाषा कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल से है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है या 1 एम्पियर कहलाता है। तो विद्यार्थी ये तो हम विद्युत धारा की मात्रा को उसके मात्रा की परिभाषा के बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो डिफरेंशियल क्या होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बीच में हम समझ स्थापित करेंगे। तो आइए हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन के बारे में। तो विद्यार्थियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन क्या होता है इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा चित्र विचार करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई चालक है PQ, और हम जानते हैं किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बहुत अधिक होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालक में या चालक की सतह पर अनियमित रूप से अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं, और उस गति के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं अपने चित्र द्वारा दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस उपस्थित धन आयनों से या अन्य परमाणु से क्या होते हैं वो टकराते रहते हैं। टकराने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों की जो कुल गति होती है, उसकी नेट जो गति होती है वो शून्य हो जाती है। इस कारण समावस्था में इस चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम इन चालक के सिरों के बीच में कोई बैटरी लगाते हैं या विभवांतर लगाते हैं बैटरी के द्वारा, तो इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको तीव्रता को उसकी कैपिटल से व्यक्त करते हैं, और उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये चालक के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है पुनः गतिशील हो जाते हैं, पुनः त्वरित होते हैं, पुनः गति करने लगते हैं, और गति के दौरान ये पुनः से उपस्थित धन आयनों से क्या होते हैं टकराते हैं, परमाणु टकराते हैं। टकराने के कारण अब इसकी गति जो शून्य नहीं होती, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक नियत औसत वेग से चालक में गति करते हैं, और उसी नियत औसत वेग को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कहते हैं, जिसे हम VD से डी छोटा रहता है, जहाँ डिप का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर हम 2 लाइन में बहुत सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन क्या होता है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसको विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से चालक में इलेक्ट्रॉन
एक नियत औसत वेग से गति करता है तो उसी नियत औसत वेग को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? भीड़ से व्यक्त करते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन का मान होता है बहुत ही कम होता है और इसका मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर हमको जो बात कर रहे थे कि हमने विद्युत धारा की परिभाषा बता दिया, आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परिभाषा बता दिया। अब इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनुगमन Vd और धारा I के बीच क्या संबंध होते हैं उसे हमें निकालना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन एवं विद्युत धारा में संबंध क्या होते हैं। तो इसके लिए चित्र पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर PQ एक चालक है जिसके लंबाई हमने स्मॉल l लिया है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो इस चालक का आयतन क्या होगा? तो इस चालक का जो आयतन हो जाएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अभी मैं एक रफ समझा रहा हूँ, इसका हम नोट्स भी लिखेंगे इसमें नोट्स ग्रुप में। तो इस चालक का आयतन कहा जाएगा AL अर्थात क्षेत्रफल लंबाई गुणा आयतन कहलाता है। अब मान लेते हैं कि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर स्मॉल n हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n हो, तो इस पूरे चालक में, संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी समझेंगे हम लोग, इस नोट करेंगे। तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ALN। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि मान लेते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर स्मॉल e हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर स्मॉल e हो, तो इस चालक के परिच्छेद से गुजरने वाले संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या होगा? तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों कुल आवेश के लिए हम कैपिटल Q मान लें तो संपूर्ण आवेश हो जाएगा Q बराबर ALNE, मतलब इसको आपको E से गुणा करेंगे। ठीक है। तो इस चालक के संपूर्ण परिच्छेद से गुजरने वाले कुल आवेश क्या हो जाएंगे? Q बराबर ALNE। अब मान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में इलेक्ट्रॉनों को जो समय लगता है, यह कह सकते हैं कि चालक के परिच्छेद में या चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में इलेक्ट्रॉनों को लगा समय अगर स्मॉल t हो, तो हम जानते हैं कि आपने पढ़ा कि वेग बराबर दूरी बटे समय, तो वहां से जब समय निकालेंगे तो दूरी बटे वेग होता है। तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे, समय को हम t मान लें, दूरी यहाँ पर l मान लें, और अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन Vd, क्योंकि आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। ये अब हम अपने पास कुल आवेश Q भी निकल गया है। इलेक्ट्रॉन को चालक एक से दूसरे से जाने में कितना समय लगता है, वो समय हमको T मिल गया है। तो मान लेते हैं कि इस चालक के परिच्छेद से गुजरने वाले यदि आवेश की मात्रा हमने Q लिया है, तो किसी चालक के परिच्छेद में T समय में आवेश की जितनी मात्रा गुजरती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लीजिए कि चालक के परिच्छेद में प्रवाहित धारा अगर I हो, तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा के सूत्र से विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। अब आप क्या करेंगे? इस Q के मान को और इस T के मान को इस सूत्र में आप रखेंगे। इस सूत्र में रखते हैं जिसको लिख सकते हैं I बराबर Q, यहाँ पर अपने पास क्या है? ALNE। T अपने पास कितना है? L अपॉन Vd। चूंकि Vd इस L का अनुपात है, Vd को हम ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है। और वास्तव में यहाँ पर ये जो L है इसको भी आप इसके पास स्मॉल l लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या I इक्वल टू ALNE Vd, और नीचे में L बचा हुआ है, इस L से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा?
I इक्वल टू NaVDE, और यही विद्युत धारा I और अनुगमन VD में संबंध है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इस विद्युत धारा और अणु क्या संबंध निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने कुछ सही तौर पर इसको समझाया है। अब इसका एक अच्छा से नोट्स तैयार कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसके आधार पर आप बढ़िया से कॉपी में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम इसको एक नोट्स में तैयार करते हैं कि विद्युत धारा और अणु में क्या संबंध होते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होते हैं उसके नोट्स तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, जो चीज समझाया था उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक चित्र के अनुसार ये PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A है। अतः इस चालक का आयतन क्या होगा, तो चालक का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं A इंटू L, क्योंकि क्षेत्रफल और लंबाई गुणनफल आयतन कहलाता है। अब अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल l लें तो इस संपूर्ण चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी ALN, मतलब उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश को हम स्मॉल e लें तो इस संपूर्ण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या होगा, तो वहां के बाद मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। तो संपूर्ण चालक में, इसको आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको बिठाता हूं कि तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या होगा, तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, यदि हम कुल आवेश को Q लिखें तो कुल आवेश आप यहां पर लिख सकते हैं Q बराबर, इसको आप E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा उसको यहां से लिख सकते हैं ALNE। अब मान लेते हैं कि इस चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है VD है, और इस चालक में इलेक्ट्रॉनों को एक से दूसरे सिरे तक जाने में या पार करने में उसे T समय लगता है। तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, हालांकि विस्थापन बटे समय होता है, और वहां से यदि हम समय निकालेंगे तो उसमें विस्थापन बटे समय के आधार पर विस्थापन बटे वेग होगा। कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से, इसको नोट कर सकते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय अगर स्मॉल t हो तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि t बराबर क्या होगा, तो इसको मैं यहां ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो t बराबर, इसको लिख सकते हैं स्मॉल l अपॉन VD, इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू, है ना, जैसे आप देख रहे हैं कि स्मॉल t बराबर L अपॉन VD। ये कैसे आया है, आप इसको लिख सकते हैं, ये आया है समय बराबर विस्थापन बटे वेग से आया है ये। तो आपको देखिए, हमें यहाँ पर चालक के एक से दूसरे से तक इलेक्ट्रॉन जो पार होकर करते हैं वो कितने आवेश होता है, तो ये हो जाए Q बराबर ALNE। इलेक्ट्रॉनों को एक से दूसरे से जाने में कितना समय लगता है, तो T इक्वल टू L अपॉन VD मिल गया। अब मान लेते हैं कि चालक की प्रवाहित धारा I हो, तो लिख सकते हैं यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अब हम इस सूत्र में Q और T के मान को रखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं
इस सूत्र में Q एवं T के मान को रखने पर, इस तरह से रखेंगे तो क्या आ जाता है, उसको मैं यहां पर ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यदि देखिए यहां पर सूत्र में इस Q के जगह में आप रखेंगे Q बराबर ALNE और T की जगह रखेंगे L/VD। तो रखते हैं, तो ये सूत्र हमें मिलेगा। उस आधार पर हम इनके बीच में क्या संबंध होते हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान को रखते हैं, तो हो जाता है I बराबर Q की जगह रखेंगे आप ALNE और T की जगह रखेंगे L/VD। ये VD ऊपर ले जा सकते हैं, इनटू बदलेंगे तो ये हो जाएगा ILNE, VD ऊपर चला जाएगा और नीचे L, इस L से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जो बचता है I इक्वल टू N को मैं पहले लिखूं N A और VDE, और यही जो सूत्र है, यही सूत्र I इक्वल टू N A VDE, यही किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और चालक उपस्थित मूल इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध का सूत्र है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को एक दो बार और रिवाइंड करके बार बार देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें समझाने का प्रयास किया है, पहले समझाया है, फिर एक नोट्स भी आपके लिए तैयार कर दिया है और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक इसको मान सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे इस ये जो चैनल का नाम है फिजिक्स गाइडलाइन यूट्यूब चैनल का, आप उसमें सर्च करेंगे तो कक्षा 12वीं से प्रत्येक चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक पेपर नोट्स के साथ भी आपको वीडियो मिलेगा और डायरेक्ट इस प्रकार से एक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड में पढ़ाते हुए आपको भी एक वीडियो मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक नए वीडियो के साथ पुनः हम के सामने उपस्थित होंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।